ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। अब मुझे कन्नड़ा इतनी ही आती है तो बाकी हिंदी में बोलूंगी, ठीक है। श्री श्रीधर बाबूजी, श्री ईश्वर खंडरे जी, श्री सलीम अहमद जी, श्री अशोक खेनी जी, श्री राजशेखर पाटिल जी, श्री रहीम खान जी, श्री विजय सिंह जी, श्री भीमसेन राव शिंदे जी, श्री बसवराज जमशेट्टी जी, श्री अरविंद अरली जी, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्तागण जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहनों और भाइयों, आप कुछ समय से इंतजार कर रहे होंगे, आज मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ और आपका भी इस सभा में स्वागत करती हूँ। देखिए, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। आज सुबह उठकर आपने सबके लिए खाना बनाया होगा, घर का काम किया होगा, तभी आप यहाँ आ पाए। और जब यहाँ से आप वापस जाएंगी तो भी आप काम करेंगी। जिसका जॉब है वहाँ आप कल सुबह जाएंगी जॉब पे। जो खेती में मदद करती हैं वो खेती में मदद करने जाएंगी। तो आप सबका जो जीवन है बहुत मेहनत का जीवन है और संघर्ष का जीवन है। इसी तरह से मेरे भाई जो यहाँ हैं, आप भी जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, चाहे आप किसान हैं, खेती में करते हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आपका जॉब है, जो भी आप करते हैं, आप मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। अब जब आप इस तरह से मेहनत और ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है शायद कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़ा आप एक काम कर रहे हैं। मेरे परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, उन्होंने एक बार इंदिरा जी को चिट्ठी में लिखा था कि कोई भी देशवासी जो छोटे से छोटा काम करता हो, चाहे वो बर्तन मांजता हो, चाहे वो खेती करता हो, चाहे मजदूरी करता है, चाहे सरहद पे देश की सुरक्षा करता है, चाहे डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करता है, जो भी काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है वो देश की सेवा करता है। तो एक तरह से जब आप सुबह उठ के अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं और मेहनत की कमाई घर लाते हैं, तो आप भी देश सेवा का काम करते हैं। और ये जो देश सेवा है और ईमानदारी है, इसका हमारी राजनीति में बहुत बड़ा महत्व रहा है। महत्व ये रहा है कि हमारा पूरा जो स्वतंत्रता का संग्राम था, जिससे हमें आज़ादी मिली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने भी ये सेवा, ईमानदारी, जिसको वो कहते थे सत्य और सच्चाई की लड़ाई लड़ी। तो हमारी राजनीति, जो इस देश की राजनीति है, उसका आधार ही, उसकी नींव इन्हीं सिद्धांतों पे डली। इसका मतलब है कि शायद और देशों से भी ज्यादा हमारे देश में पब्लिक ने हमेशा ये आशा रखी है कि हमारे नेता साधारण जीवन जिएंगे, कि हमारे नेता हमें लूटेंगे नहीं, हमारे नेता सत्ता में आएंगे तो ईमानदारी से हमारे लिए काम करेंगे,
अगर हमारी कोई समस्या हो तो हम अपने नेता के पास जा सकते हैं, अपनी समस्या समझा सकते हैं और वो नेता हमारी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगा। यही हमारी परंपरा रही है और हमारे देश में बड़े से बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे महात्मा गांधी जैसे महात्मा रहे, हमेशा पब्लिक के बीच चले, हमेशा आपके सामने उन्होंने सर झुकाया, हमेशा आपके प्रति उनके मन में श्रद्धा रही। तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। चुनाव का मौसम है। मौसम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि नेता बरसते हैं आपके ऊपर इस समय बारिश की तरह। हर पार्टी से नेता आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और सबकी बात हमें ठीक भी लगती होगी किसी स्तर पे। आप किसी की बात सुनते हैं, आप सिर्फ से हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, किसी और की सुनते हैं, कहते ये तो ठीक कह रही है। तो आप कैसे चुनेंगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि जो आपके सामने खड़ा होकर आपको भाषण दे रहा है उसकी नीयत क्या है, वो किस तरह का नेता है, उसकी पार्टी किस तरह की पार्टी है, आपके लिए क्या कुछ काम करेगी या नहीं। तो मैं इसलिए कह रही हूं कि ये चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने कि पिछले 3.5 सालों से कर्नाटक में कैसी परिस्थितियां बनी हैं। आपका कर्नाटका है, जैसे मैंने कहा, आप सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं और सबकी मेहनत से ही ये कर्नाटका बना है। किसी नेता ने एक दिन नहीं बनाया, यहाँ की जनता ने बनाया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दुनिया जानती है आपकी कला, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता। यहाँ के शिक्षित नौजवान, टेक की कंपनियां, बड़े बड़े आधुनिक जो कंपनियां हैं यहाँ की, ये किसने बनाई? आप ही ने तो बनाई हैं। आपके बच्चों ने, आपके बुजुर्गों ने और आपने अपनी मेहनत से बनाया। तो आज कर्नाटका में बड़ी अजीब सी परिस्थितियां बन गई हैं। एक सरकार है जो 3.5 सालों से चल रही है, जो बनते समय ही गलत आधार पर बनी। जब ये सरकार बनी तब से चोरी शुरू हुई। क्यों कह रही हूं? क्योंकि सबसे पहले इस सरकार को बनाने के लिए विधायकों की चोरी करनी पड़ी। इस सरकार को बनाने के लिए इन्होंने दूसरी सरकार को तोड़ा, विधायकों को पैसे खिलवाए, उनको अपनी तरफ लाए और तभी ये सरकार बनी। तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है देश की राजनीति का, वो तो बनते ही इन्होंने तोड़ दिया। और आज ये स्थिति है कि पूरे कर्नाटका में अगर एक पहचान है इस सरकार की तो यही पहचान है कि ये 40% की सरकार है। और ये जो 40% की सरकार है, ये किसने कहा? किसी नेता ने नहीं कहा था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, कहा था कि हमारे साथी इतने परेशान हैं घूस दे देकर कि 40% हम अपनी कमाई इनको दे रहे हैं, सरकार को, इनको रोकिए, कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो ये 40% सरकार तब से चले आ रहा है जब से कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को गई। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। 8 करोड़ रुपए एक विधायक के बेटे में के घर में मिले। आप सोच सकते हैं 8 करोड़ रुपए कैश एक विधायक के बेटे के घर में मिले, तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने कोई कार्रवाई की, पकड़ा उस लड़के को कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? नहीं की। उल्टा उसके पिता ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मेरे बेटे के घर में चाहे आप कुछ भी पकड़ लो, मुझे आप नहीं रोक सकते। इतनी बेशर्मी के साथ लूटा है कर्नाटका को कि हर स्तर पर लूट है, हर स्तर पर। और उस लूट का बोझ कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हैं।
क्योंकि आप सोचते होंगे कि ठीक है, ये लोग सत्ता में आ गए, लूटने लग गए, अपने बड़े बड़े महल बनवा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनके पास बहुत हो गया तो हमें क्या। लेकिन है, क्योंकि जो लूट रहे हैं वो आपका है, जो लूट रहे हैं वो संपत्ति आपकी है, कर्नाटका की है, आप सबकी है। अगर ये लूट बंद होती तो आपके लिए क्या क्या बन सकता था, आपको मालूम नहीं होगा। हमने एक अनुमान लगाया, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, कर्नाटका की संपत्ति लूटी है। अब आप सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या कर सकते थे। 1.5 लाख करोड़ रुपए में 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, कम से कम 20 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। लाखों बच्चों की शिक्षा लूटी। इनके लूट से 2000 से ज्यादा लंबी 6 लेन की किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 2250 किलोमीटर लंबी, अगर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं लूटते। 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे इन पैसों से। आपके लिए योजना बन सकती थी, जिसको कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना। 30 लाख घर बन सकते थे। आज अगर आप महंगाई से जूझ रही हैं बहनों, मुझे मालूम है 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, मुझे मालूम है कि आटा, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी हो गई है। आप दुकान जाती होंगी, सुबह सोचती होंगी कि 1-2 चीजें पकानी है, आधे टाइम आप वापस लौटती होंगी बगैर खरीदे। आधी चीज खरीदती होंगी और आधी छोड़ देती होंगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। और इस महंगाई का सारा बोझ आप उठा रहे हैं, किसान उठा रहा है। डीएपी का पहले बोरा मिलता था 50 किलो का, आज वही बोरा उतने ही पैसों का 45 किलो का मिल रहा है। आपको अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, ना गन्ने के किसान को मिलता है, ना धान के लिए मिलता है। आपका फर्टिलाइजर, उस पे भी जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। तो कैसे गुजारा होगा आपका अगर ये लूट बंद नहीं होगी? जब तक ये लूट बंद नहीं होगी तब तक आपका गुजारा हो नहीं पाएगा, आपकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी। और क्या होता है, आप सोचिए, अगर नेता का ध्यान लूटने में और लालच में हो जाता है और उसी में पड़ा रहता है तो वो काम करना बंद करता है। और इसके साथ साथ एक और चीज है जो आजकल हमारी राजनीति में, हमारे देश में है, कि अब नेता जान गया है कि भैया कुछ काम करो ना करो, चुनाव के समय पब्लिक के सामने चले जाना, धर्म की बात उठा देना, जाति की बात उठा देना, पब्लिक के जज्बात उठ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, चलो भैया नैया पार, एक और चुनाव निकाल देंगे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके सामने नेता आते हैं तो आजकल ताज्जुब की बात तो ये है कि आपको ये नहीं बताते कि 3.5 सालों से हमारी सरकार रही है, हमने आपके लिए इतने पाठशाला बनाए, हमने इतने संस्थान खोले हैं, हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, हमने अस्पताल खोले हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए हमने क्या किया, आपके बच्चों को रोजगार कितने दिए, ये नहीं बताते। कहीं कहीं और की बातें करते रहते हैं। और इनको मालूम है कि जैसे ही धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, कोई ऐसी बात उठा ली जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो इनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आपने इनकी आदत भी बुरी बना दी है। ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहिए, नहीं रोकिए मत, सुनिए। हेलो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा।
माफ करिए, बैठ जाइए तो मैं बोलूं। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी। आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको। तो नुकसान किसका हो रहा है? बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ये लूट है, इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही हैं। आपका जो बेंगलुरु शहर है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हमें काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब छोड़ के जाएंगी तो रोजगार कैसे बनेंगे? जब ये सिर्फ लूट में मग्न होंगे तो रोजगार बनाने का काम कौन करेगा? किसान की सहायता का काम कौन करेगा? मेरी बहनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए काम कौन करेगा? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये निर्णय लीजिए कि जो सरकार आए वो आपके लिए काम करे, वो आपके हित में काम करे, और वो जाने कि इस देश में जो लोकतंत्र की नींव डली थी, जो हमारे पुराने जो महात्माओं ने और नेताओं ने जो हमें शिक्षा दी थी, वो यही थी कि इस देश में पब्लिक सर्वोपरि है, पब्लिक सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी स्कीम्स थी जिनसे आपका फायदा होता था। अन्न भाग्य था, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य आपके स्वास्थ्य के लिए, कृषि भाग्य किसानों के लिए, पशु भाग्य जानवरों के लिए, विद्याश्री शिक्षा की स्कीम थी, इंदिरा कैंटीन होते थे, तमाम ऐसे काम किए गए जिससे आपका फायदा होता था। जैसे नंदिनी है कर्नाटका की, आप लोगों ने बनाई कांग्रेस के समय। अब आप देखिए कि कांग्रेस के समय क्या था और बीजेपी के समय क्या है। कांग्रेस के समय इतना दूध इकट्ठा होता था नंदिनी से कि फ्री में क्षीर भाग्य बना था, फ्री में स्कूल के बच्चों को दूध मिलता था। और कांग्रेस पार्टी ने क्षीरधारी स्कीम निकाली थी जिससे किसानों को दूध इकट्ठा करने के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा था। तो उस समय नंदिनी खूब आगे बढ़ी, मजबूत बनी। आज बीजेपी क्या कह रही है? कह रही है दूध तो इकट्ठा नहीं होता, दूध कम इकट्ठा हो रहा है। पहले 99 लाख लीटर होता था, अब 70 लाख लीटर है। ये नंदिनी चल नहीं रही है, हम गुजरात से अमूल को ले आएंगे और नंदिनी को अमूल में जोड़ देंगे। ये क्या है? लूट है। ये कर्नाटका की संपत्ति की लूट है। कह रहे हैं इसको खत्म कर दो। झूठी, जिसको कहते हैं स्कैरसिटी, झूठी कमी कि दूध कम मिल रहा है इससे। अरे अगर 3.5 साल पहले दूध मिल रहा था तो अब कैसे बंद हो गया? लेकिन ये एक पूरी साजिश है कि नंदिनी जैसी चीज
जिसको कर्नाटका के लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, उसको भी छीनने की, उसको हड़पने की साजिश है। तो ये होता है जब एक सरकार आपके हित में काम नहीं करती। अब कांग्रेस कह रही है कि कुछ गारंटी देना चाहते हैं हम। अब मैं खड़ी होकर आपको कोई भी गारंटी दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ ये करेंगे वो करेंगे। आपको कैसे मालूम कि हम इस गारंटी को पूरा करेंगे कि नहीं? कैसे मालूम? नहीं, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आप जाके देखिए राजस्थान में जो वादे कांग्रेस ने किए थे क्या पूरे किए हैं कि नहीं। जैसे पुरानी पेंशन का स्कीम था, जितने भी कर्मचारी थे बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि ये जो नया पेंशन का स्कीम लाई है ये सरकार, इसमें हमारे पैसे हमें पता नहीं किस में डाल रहे हैं। कल को उसको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी की मेहनत खत्म हो जाएगी पूरे जीवन की। तो उनकी समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने वादा किया था कि ठीक है, पुरानी पेंशन स्कीम हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे, और लागू हुई। हमने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, राजस्थान में हुआ, और यहाँ कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब कर्ज माफ होने शुरू हुए थे। तो मेरी बातों पर नहीं, आप असलियत को देखो, पहचानो, आप समझो कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं इस देश में जो जनता की हित में काम कर रहे हैं। और तभी जब ये हम गारंटी बताते हैं आपको, तभी इनमें विश्वास है आपका, क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस ने आपके लिए कुछ करके दिखाया। यहाँ कल्याण कर्नाटका में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ही ये 371J आर्टिकल लाई। ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रयासों से आया। इससे आपको रोजगार मिले, यहाँ का विकास हुआ और आपकी बहुत तरक्की हुई। आज वो सारे रोजगार तकरीबन बंद हो गए हैं, विकास बंद हो गया है, कोई इस क्षेत्र को देखता ही नहीं है, नकारता है। ये सरकार नकारती है इस क्षेत्र को। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसी क्षेत्र में सिर्फ कल्याण कर्नाटका में 40,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 40,000, और 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां हैं, ये तो नहीं है कि शिक्षित नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है कर्नाटका में, मुझे मालूम है। कुछ दिनों पहले मेरा हेलीकॉप्टर उतरा और मुझे लगा 2 किसान भाई होंगे, तो पास आए, नौजवान थे। मैंने कहा पढ़ाई की है? एक ने बीटेक की थी, एक ने बीएससी की थी। तो आप सब शिक्षित हो, पद खाली हैं, लेकिन पद आपको मिल नहीं रहे हैं। ये तो सरकार की नियति है ना कि आपको पद नहीं दे रही है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र खास तौर से विकसित हो, और इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है। अब कांग्रेस ने जो गारंटी दी है इस चुनाव में, सबसे पहली गारंटी तो यह है कि लूट बंद होगी, लूट बंद होगी और विकास शुरू होगा। और 100% विकास कराना चाहते हैं हम। जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो इस सरकार ने नहीं भरे, उनको हम भरेंगे, और हो सके तो एक ही साल में हम सारे पद भरने की कोशिश करेंगे। मेरी बहनों के लिए गृह लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत आपको 2,000 रुपए हर महीने आप ही के अकाउंट में जाएंगे, आपके खाते में सीधे जाएंगे। गृह ज्योति योजना, जिससे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आजकल रोजगार मिलना मुश्किल है, और आपने बहुत मेहनत की है। आप भर्ती के इम्तिहान भी देते हैं, फीस भरते हैं, ट्यूशन करते हैं, फिर भी उसमें भी घोटाले आपको मिलते हैं, और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए हम एक युवा निधि शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है
और उसके पास नौकरी नहीं है तो एक बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है और नौकरी नहीं है तो हर महीने 1,500 रुपए सरकार आपको देगी अपने गुजारे के लिए। नंदिनी को हम मजबूत बनाएंगे। महिलाओं के लिए बस के पास फ्री मिलेंगे, जहां भी जाना है फ्री में जाओ। और आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, लेकिन रोजगार बनाने के लिए क्या करेगी कांग्रेस? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि रोजगार बनाने के लिए सबसे पहले तो जो छोटे दुकानदार और छोटे और मीडियम बिजनेस हैं उनको मजबूत करने का काम कांग्रेस करेगी। आपके लिए एक वेलफेयर फंड बनाएगी ताकि जितना आपने सहा है, जीएसटी नोटबंदी की वजह से आपका जितना घाटा हुआ है और हम समझते हैं कि नुकसान हुआ है, आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी और सरकार आपके साथ खड़ी होगी। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में लाइट एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के जैसे नए नए उद्योग शुरू किए जाएं ताकि तमाम नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। क्या हो गया, दिख नहीं रही हूं? बीदर से, यहां से चामराजनगर तक हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टाउनशिप्स बनाना चाहते हैं। कई चुनी विधानसभाओं में हम 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देंगे ताकि अगर कोई नौजवान अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसी विधानसभा से उसको थोड़ी सी सहायता मिल सकती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बेंगलुरु में हम बिजनेस और टूरिज्म के लिए एक गोल्ड और डायमंड पार्क जैसे दुबई में बनते हैं वैसे बनाना चाहते हैं। मैसूरू, हुब्बली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे जिसको सेकंड टियर शहर बोलते हैं, जो बेंगलुरु जितनी बड़ी नहीं है लेकिन उससे थोड़ी छोटी लेकिन अच्छी खासी शहरें हैं, इनमें हम आईटी और टेक सेक्टर को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि ये छोटे छोटे बेंगलुरु की तरह बने। आपने सुना होगा कि आजकल डीजल पेट्रोल के नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं। हम चाहते हैं कि कर्नाटका को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का एक हब बनाया जाए। सिद्धलघाटा से चिकबलपुर तक हार्डवेयर पार्क्स बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि 5 सालों में कम से कम 10 लाख नए रोजगार बने। यही हमारा प्रयास रहेगा। बहुत लोग आजकल डिलीवरी का काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, किसी के घर में नौकरी करते हैं। उनके लिए आज तक कर्नाटका में न्यूनतम आय फिक्स नहीं है, मतलब उनका शोषण हो सकता है, उनको कम आमदनी देके उनसे काम कराया जा सकता है। इसको बंद करने के लिए हम एक न्यूनतम आय फिक्स करेंगे घरेलू और डिलीवरी के कर्मियों के लिए। अस्थायी मजदूरों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 3,000 करोड़ रुपए हम डलवाएंगे ताकि आपके वेलफेयर के लिए इसमें पैसे हों। ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी अलग अलग बोर्ड बनाना चाहते हैं ताकि आपका भी किसी तरह से शोषण ना हो। 50-50 करोड़ दोनों बोर्ड में डलवाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस आपके लिए बनाना चाहती है और करवाना चाहती है। देखिए, आज मैं यहां आ रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री जी मैंने सोचा देखती हूं क्या कह रहे हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा सपना था, कि बीजेपी का सपना था, मोदी जी का सपना था कि कर्नाटका को वो देश में सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये कहा उन्होंने।
और फिर कहने लगे कांग्रेस ने ये किया, वो किया, अतीत में ऐसा किया, 70 सालों से ऐसा किया, इनके परिवार ने ऐसा किया, वैसे ये सारी बातें कहने लगे। तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, 56 इंच की सीने वाले हैं। इनका सपना कैसे टूट गया? इन्हीं की सरकार ने तो तोड़ा है, इन्हीं की सरकार लूट रही है, सुबह से शाम तक लूट रही है, हर जगह लूट रही है। तो ये क्या कर रहे थे? आंख बंद करके सपना देख रहे थे क्या? इन्होंने रोका क्यों नहीं? इन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि लूट से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में आ जाए। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है, समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे? अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए, बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी माँ को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। पूर्ण बहुमत लाओ, पूर्ण बहुमत, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक को जिताओ, ताकि यहां जो सरकार बने वो आपकी सरकार बने, आपके सामने सर झुकाए, आपका आदर करे और कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने से पीछे नहीं हटे। यही मेरा आग्रह है आपसे। वोट मांगने नहीं आई हूं, जागरूकता मांगने आई हूं। जाग जाओ, हमारे 4 उम्मीदवार हैं, यहां आइए। इनको जिताकर आप कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाकर अपने प्रदेश में बदलाव ला सकते हैं। मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। धन्यवाद, जय हिंद। याद रखो मैंने क्या बोला, ग्रीन टी शर्ट। BJP General Secretary and Rajasthan BJP MLA has made this statement, which translated in English means, Congress President Shri Mallikarjun Kharge is now 80 years old and God can just take him away any time.
BJP leaders' hatred for the tallest